नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, उसकी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है वो कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर हो जाएगी इंदिरा गांधी कैनल। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर, इंदिरा गांधी कैनल या इंदिरा गांधी नहर हम इसको बोल सकते हैं। अब जो इंदिरा गांधी कैनल जो है, इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर। आप सभी को पता है 1984 के अंदर एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था, आप सभी को पता है, जो खालिस्तानी भिंडरावाला के खिलाफ उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और उनके द्वारा जो है ये आपका ऑपरेशन चलाया गया था 1984 के अंदर। और इसी ऑपरेशन का बदला लेने के लिए यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। इन्हीं के आपके अंगरक्षक जो थे, इन्हीं के बॉडीगार्ड थे जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके द्वारा इंदिरा गांधी जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। कब? 31 अक्टूबर 1984। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है 31 अक्टूबर 1984 को। और इसी के बाद, अक्टूबर के बाद आपका आ गया ना नवंबर, तो 2 नवंबर 1984, 2 नवंबर 1984 को जो है इसी राजस्थान नहर जो है इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है इंदिरा गांधी कैनल, इन्हीं की याद में आपका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार एंड पीस पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? वार एंड पीस, तो ये लिखी गई किसके द्वारा? लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर। पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और चाचा नेहरू के नाम से जिनको जाना जाता है, इनकी याद में 14 नवंबर को मनाते हैं कौन सा? बाल दिवस मनाते हैं, है ना, बाल दिवस 14 नवंबर को। और इनकी रचना कौन कौन सी है? इनकी आपकी बुक जो है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी गई, कौन कौन सी? एक तो आपकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि 1946 के अंदर लिखी गई है, किसकी रचना? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचना। और इसके अलावा एक इनकी इंपॉर्टेंट कौन सी? ए लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। तो ये भी दूसरी रचना किसकी हो जाएगी? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनकी रचना इंपॉर्टेंट है। ए लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 के अंदर। ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से आपको ये ध्यान रखना है। एम के गांधी, महात्मा गांधी या जिनको मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जिनको जानते हैं, आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1869 के अंदर इनका जन्म हुआ और उसके बाद 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? नथुराम गोडसे के द्वारा। 2 अक्टूबर को जन्म होता है, 30 जनवरी को इनकी मृत्यु होती है। और आपकी इनकी प्रमुख पुस्तकें आपसे पूछे ना कौन कौन सी, तो कौन कौन सी? एक तो आपकी हिंद स्वराज इंपॉर्टेंट होगी। हिंद स्वराज जो है ये किसकी रचना है? तो ये आपकी महात्मा गांधी की रचना हो जाएगी। इसके अलावा हरिजन नाम से पत्रिका आपसे पूछ ले, वो भी महात्मा गांधी की आपकी रचना। और एक आपकी इनकी इंपॉर्टेंट की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, तो इसको आप लिख सकते हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। तो ये रचना भी किसकी है? तो ये भी महात्मा गांधी की रचना होगी। तो ये सारी की सारी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इनकी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। तो पंडित नेहरू की बात होगी, लियो टोल्स्टॉय की आपकी रचना वार एंड पीस, अब्राहम लिंकन जो कि यूएसए के आपके 16वें राष्ट्रपति के रूप में आपके चुने गए थे, तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसके द्वारा की गई? जब आपका भारत आजाद हुआ 1947 को, उससे पहले की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अलग टाइप का था, लेकिन जो अभी वर्तमान के अंदर है, ये जो आपका ध्वज जो है ये किसकी रचना है? ये है पिंगाली वेंकैया के द्वारा। जो भी वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है ये आपका पिंगाली वेंकैया की। और इसमें आपका क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? इसके साइज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। और साइज के अंदर कैसे? देखिए, क्वेश्चन आपकी लंबाई और चौड़ाई का आप सभी को पता है ना, रेशो कितना है? 3:2। लेकिन अभी क्या था, एचएसएससी ने क्वेश्चन दिया जिसमें चौड़ाई रेशो लंबाई का रेशो दिया गया था। उसने ये पूछा कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका आपका साइज कितना है, तो चौड़ाई रेशियो लंबाई आपको बताना है कि चौड़ाई और लंबाई का आपका अनुपात कितना है। तो वहां पे आपका 3:2 भी ऑप्शन में दिया गया था और एक आपका 2:3 भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया। अगर चौड़ाई और लंबाई का पूछे ना तब हम करेंगे 2:3 यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे सरोजनी नायडू के बारे में आप सभी का जो 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, एक जो पुलिस के पेपर आपके हुए थे कि भारत की आपकी पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन बनी थी? तो वो बनी थी सरोजनी नायडू। कौन बनी? सरोजनी नायडू।
अच्छा, सरोजनी नायडू जो बनी, ये कहाँ की बनी? तो उत्तर प्रदेश की बनी, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी कांग्रेस का अधिवेशन 1924 का, आप सभी को पता होगा ना, 1924 का इंपॉर्टेंट अधिवेशन जो कि बेलगांव का अधिवेशन था, ये अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई, ये था 1924 का बेलगांव का अधिवेशन। और इसी के अगले ही साल 1925 का जो अधिवेशन हुआ ना कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा। ये ध्यान रखना है, सरोजनी नायडू, जिनको क्या बोलते हैं? भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है, बिल्कुल, भारत कोकिला। और भारत कोकिला को के नाम से इनको किसने बोला था? तो ये भी किसने बोला? महात्मा गांधी के द्वारा इनको बोला गया, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखो यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपसे ये पूछ लेना कि आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, या आपको बोल दे कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु आपके कौन है, तो वो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आप सभी को ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद अपना राइट आंसर पिंगाली वेंकैया, ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर रहेगा। नॉर्वे देश जो है उसकी आपकी राजधानी कौन सी है? तो नॉर्वे देश की राजधानी आप सभी को पता हो जाएगी कौन सी, ओस्लो है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। अबूजा जो है वो किसकी? नाइजीरिया की राजधानी है, नाइजीरिया की। अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ये आपकी इंपॉर्टेंट होगी, क्यों? क्योंकि आपने किसके बारे में सुना होगा? नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज जो आपके है वो आपके किसकी याद में दिए जाते हैं? एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। एल्फ्रेड नोबेल कौन था? ये वही शख्स था जिसने 1867 के अंदर किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 के अंदर जो है इसका आविष्कार आपका किया गया। और नोबेल प्राइज 1901 से आपके शुरू हुए और हर साल आपके 10 दिसंबर को जो है वो आपके नोबेल प्राइज आपके दिए जाते हैं। अब देखिए, नोबेल प्राइज टोटल आपके 6 क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं। तो 6 के अंदर से जो आपका एक इंपॉर्टेंट होगा कौन सा? पीस का या शांति का बोल सकते हैं। इन 6 के अंदर आपका एकमात्र शांति या पीस का जो है वो आपका कहां से दिया जाता है? ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ओस्लो नॉर्वे से जो है एकमात्र नोबेल प्राइज दिया जाता है किसका? पीस का या शांति का, जिसको हम बोल सकते हैं। अब इसके अलावा बच्चे कितने? 5। तो इन 5 के अंदर आपके ये कहां से दिए जाते हैं? ये 5 आपके स्वीडन से दिए जाते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा, पीस का, शांति का एकमात्र पुरस्कार जो है वो दिया जाता है कहां से? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। और बाकी 5 के 5 कहां से? स्वीडन से जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। समुद्र तल से अचानक गतिशील होने के कारण विशाल समुद्री लहर को क्या बोलते हैं? टी सुनामी बोला जाता है। 2021 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यह एक प्रसिद्ध ओडिसी नृतक है। प्रसिद्ध ओडिसी नृतक, ओडिसी जो है ये आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी को नाम से पता लग गया होगा, कहाँ का? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का जो है आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा ओडिसी। और इससे संबंधित है कौन? सोनाल मानसिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब देखिए, वीसी सत्यम जो यहाँ पर दे रखा है ये किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। बिरजू महाराज जो दे रखा है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है कहाँ से? कथक से। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो इसका ओडिसी का पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी सोनाल मानसिंह जो है वो इसका राइट आंसर। बिरजू महाराज वाला भी इंपॉर्टेंट है, कथक से संबंधित है, उत्तर प्रदेश का जो है ये आपका संबंधित है। और कथकली पूछे ना, कथक और कथकली में कंफ्यूज मत होना। कथकली जो है ये कहाँ का? केरल का है। और कथक जो है वो कहाँ का? उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल कौन सी है? तीसरी फसल ऋतु कौन सी है? तो वो कौन सी? जैद, या जिसको क्या बोल सकते हैं? जायद भी जिसको हम बोल सकते हैं। भारत के अंदर आप सभी को पता है रबी की फसल जो है वो आपकी मार्च अप्रैल के आसपास काटी जाती है, मार्च अप्रैल के। और मार्च अप्रैल के बाद आपकी मार्च अप्रैल से लेकर आपकी जून जुलाई तक जो है, जून जुलाई तक लगभग आपकी जो है कौन सी फसल बोई जाती है? जो तीसरी फसल आपकी, जिसको जायद की फसल हम जो है वो बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। तो कमेंट के अंदर आप रबी और खरीफ के 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखो, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ए.ओ. ह्यूम फुल फॉर्म अगर पूछ ले क्या हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ये फुल फॉर्म है, ये है ए.ओ. ह्यूम। और इन्होंने जो है वो स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आईएनसी की। और
कब? 1885 के अंदर। अगर आपसे ये पूछे ना कब, तो दिसंबर 1885 के अंदर। अब कांग्रेस की यहाँ पर बात की गई है, तो इनके जो शुरू के अधिवेशन थे, अभी दो तो हमने पढ़े ही अभी थोड़ी देर पहले, 1924 का महात्मा गांधी का, 1925 का सरोजिनी नायडू का। तो इनके शुरू में जैसे ये दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है, तो दिसंबर 1885 के अंदर इसका पहला अधिवेशन जो है वो किया जाता है। और कहाँ पर? बॉम्बे के अंदर। तो इससे आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? बॉम्बे के अंदर। अब बॉम्बे का आपका दिसंबर 1885 का पहला अधिवेशन जो है वो किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसी के अगले ही साल दिसंबर 1886 को हुई, और ये कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब दादा भाई नौरोजी जो है ये कौन है? आप सभी को पता है, इनको किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, इस नाम से इनको जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को। और जो पर कैपिटा इनकम भी किसके द्वारा बताएगी सबसे पहले? वो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पे बताएगी। ये तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है। तो इसके अलावा देखो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हो गया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ये तीनों ही आपको ध्यान रखने। पंजाब की कौन है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर। और ये आपके कौन? पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा को हम बोलते हैं क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ठीक है। अब ये हो गया आपका दिसंबर 1886 का। तीसरा देखो, दिसंबर 1887 को ये आपका कहां पर हुआ? तो ये मद्रास के अंदर हुआ। और मद्रास की इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई। अब आपसे ये पूछ ले कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कब बना था? तो वो 1887 के अंदर बना था, और मद्रास का अधिवेशन था, यानी तीसरे अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्षता करने का काम किया था वो किया था पहले मुस्लिम ने। और इसके अलावा चौथे जो अधिवेशन हुआ था इसी के अगले साल दिसंबर 1888 के अंदर। और ये अधिवेशन कहाँ पर? इलाहाबाद का अधिवेशन था, इलाहाबाद का। और इलाहाबाद का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जॉर्ज यूल के द्वारा, जॉर्ज यूल। और ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या था? पहला अंग्रेज था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला अधिवेशन 1885 के अंदर जब स्थापना हुई उसी टाइम बॉम्बे के अंदर हुआ था, और व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगले ही साल दिसंबर 1886 के अंदर कलकत्ता के अंदर दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, अगले ही साल 1887 के अंदर मद्रास के अंदर अध्यक्षता का काम किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो कि पहले मुस्लिम थे। और दिसंबर 1888 के अंदर इलाहाबाद के अंदर जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज बने थे, जो कि अध्यक्षता का काम किया था आईएनसी के सेशन का, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका 1885 जो है वो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चारों के चारों अधिवेशन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। काटो और जलाओ कृषि का मतलब क्या है? तो काटो और जलाओ इंग्लिश में अगर इसको बोले तो स्लेश एंड बर्न फार्मिंग। स्लेश एंड बर्न फार्मिंग। तो स्लेश एंड बर्न फार्मिंग का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये बनता है कि अगर जो मतलब लोग जंगलों में रहते हैं जहां पर ज्यादा इनकम का सोर्स नहीं है, मतलब जहां पे उपजाऊ ज्यादा जमीन नहीं है, तो वो क्या करते हैं? जंगलों के अंदर फिरते हैं। और वहां पर जैसे जंगलों के अंदर काफी सारे पेड़ है, तो पेड़ है तो उनके नीचे की जमीन के अंदर कुछ उर्वरता होगी, तो वो क्या करते हैं? इन पेड़ों को यहाँ पे काट देते हैं, यानी काट दिया उसके बाद उनको जला देते हैं, काट दिया जला दिया, और उस जगह पे क्या करते हैं? उसको समतल करके और वहां पर खेती करते हैं। कुछ एक टाइम वहां पर खेती की जाती है, और उसके बाद जब वहां की उर्वरता खत्म होती है, यानी कि वहां पर फसल जो है वो कम होनी शुरू होती है, तो उसके बाद वो उस जगह को छोड़ते हैं और अगले स्थान पर जो है वो चले जाते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी काटो और जलाओ कृषि, स्लेश एंड बर्न फार्मिंग। ऑप्शन नंबर डी जूम खेती जिसको हम बोलते हैं, डी ऑप्शन इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कॉफी का उत्पादन नहीं करने वाला भारतीय राज्य। तो कॉफी का उत्पादन, सबसे पहली बात देखो कॉफी के अंदर क्या पाया जाता है? तो कॉफी के अंदर आपका कैफीन पाया जाता है ना, कैफीन पाया जाता है कॉफी के अंदर। तो कैफीन पाया जाता है। कॉफी का उत्पादन नहीं करने वाला भारतीय राज्य पूछा गया। तो सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है कर्नाटक के द्वारा नंबर 1 पे, यानी कि लगभग हम बात करें तो 71% के आसपास कॉफी का उत्पादन किया जाता है भारत के राज्य कर्नाटक के अंदर। तो पहले नंबर पे कर्नाटक है। दूसरे नंबर पे आपसे पूछे तो केरल, भारत का मसालों का शहर जिसको हम बोलते हैं केरल। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे है, और इसके अंदर लगभग आपका 21% के आसपास जो है वो किया जाता है यहाँ पे कॉफी का उत्पादन। और तीसरे नंबर पे कौन सा? तमिलनाडु है, जो कि लगभग 5% के आसपास तमिलनाडु के अंदर उत्पादन किया जाता है। अब तीनों देखो, ये बाकी तीन ऑप्शन जो है ये पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आंध्र प्रदेश बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका बना था।
नेक्स्ट देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पर देखो, ये रामकृष्ण मिशन जो है ये नाम किसके अकॉर्डिंग दिया गया? ये इनके नाम पर दिया गया, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। मतलब रामकृष्ण परमहंस जो है ना, इन्हीं के नाम के ऊपर जो है इसका नाम रखा गया, ये वाला। तो स्वामी विवेकानंद जो है ना, इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो है वो इनके गुरु थे। तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और उन्होंने अपने गुरु के नाम पे एक मिशन की स्थापना की, जिसको हम बोलते हैं रामकृष्ण मिशन। यानी कि इनके नाम पर, अपने गुरु के नाम पर ये मिशन जो है इसकी आपकी स्थापना की। और कब? 1 मई 1897 को, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की इनके नाम पर, और रामकृष्ण मठ भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो वो स्थापना की गई, रामकृष्ण मठ की भी। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका आप सभी को पता है बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म कब? 12 जनवरी को। और इसी 12 जनवरी को मनाते हैं कौन सा डे? कौन सा डे? आपका यूथ डे, यानी कि नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। यानी कि युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जो है इन्हीं की याद में आपका मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने किसकी स्थापना की थी और कब की थी? कमेंट करके बताना ऑप्शन नंबर बी का। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखिए, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? खजुराहो के मंदिर, सबसे पहली बात, खजुराहो के मंदिर है कहाँ पे? इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया। ये एमपी के अंदर पड़ते हैं। और अगर आपसे ये पूछे ना कहाँ पर, तो छतरपुर एमपी के अंदर, छतरपुर जो कि एमपी के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो के मंदिर है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इनको शामिल किया गया। चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर रहेगा। दक्षिण भारत में चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? दक्षिण भारत के अंदर जो आपका एक वंश था जिसको चोल वंश बोलते हैं, और इसके संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन राइट आंसर भी पता होना चाहिए, कौन? विजयालय। कौन? विजयालय चोल जो है, विजयालय चोल जो है वो क्या हो जाएगा? आपका चोल वंश जो है उसके संस्थापक, यानी कि पहला आपका शासक। और अगर अंतिम पूछ ले, अंतिम कौन हो जाएगा? तो वो राजेंद्र चोल थर्ड। राजेंद्र चोल थर्ड जो है वो हो जाएगा इसका अंतिम शासक। यानी कि चोल राजवंश का संस्थापक कौन हुआ? विजयालय चोल। ऑप्शन नंबर डी इसका, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में धर्म से संबंधित मूर्तियां और भित्ति चित्र मिलती है। किस धर्म से संबंधित मिलती है? अजंता और एलोरा, ये भी कहां पर पड़ता है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, औरंगाबाद के अंदर। औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर आपको मिलती है अजंता एलोरा की गुफाएं। और इसके अंदर आपकी हिंदू धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से भी। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर। ये सभी आपको इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए, इसको जो आपका अजंता एलोरा की गुफाएं जो है, इसको भी आपका किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इनको शामिल किया गया। कब? 1983 के अंदर, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, 1983 के अंदर। अजंता जो है, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, अजंता की टोटल आपकी लगभग 1 से 29 तक गुफाएं हैं, सारी की सारी आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित। एलोरा के अंदर लगभग आपकी 34 गुफाएं हैं। और इन 34 में एक इंपॉर्टेंट कौन सी है? 16वीं गुफा इंपॉर्टेंट है, जो कौन सी? कैलाशनाथ गुफा जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। कैलाशनाथ गुफा 16वीं गुफा। वैसे क्वेश्चन पूछा गया था एक, जिसके अंदर ये था कि एलोरा के अंदर कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 उसका राइट आंसर। अजंता के अंदर आपकी 29, और इनमें क्या है? दोनों के अंदर आपकी हिंदू धर्म से भी संबंधित, बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म से भी आपकी संबंधित इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन कौन सा दिया गया। भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन जो है आपका कब शुरू हुआ? जब भारत आपका आजाद हुआ था 1947 को। उसके बाद कुछ एक जगह पे लोग ऐसे थे जिनके पास खाने के लिए मतलब कुछ भी नहीं था, और उनके पास जमीन भी नहीं थी। और कुछ एक लोग ऐसे थे जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, बहुत ज्यादा एक्सेस में थी। तो इसीलिए जो आपका अप्रैल 1951 के अंदर किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा जो है ये आपका आंदोलन चलाया गया, जिसके अकॉर्डिंग कि जिनके पास ज्यादा जमीन है वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जो है कुछ एक जमीन जो है वो दान कर दे। तो ये आपका था भूदान, मतलब नाम से समझ सकते हैं भूदान, भूमि का दान करने का आंदोलन अप्रैल 1951 के अंदर विनोबा भावे के द्वारा इसको शुरू किया गया। अब HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन जो बार बार आपको देखने को मिलता है कौन सा? कि जो आपका भूदान आंदोलन जो था, भूदान आंदोलन, इसमें हरियाणा की तरफ से किसने बढ़ चढ़कर भाग लिया था? तो वो कौन था? वो था भाई परमानंद। कौन था? भाई
परमानंद। ये एचएसएससी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भूदान आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला या सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला हरियाणा का व्यक्ति जो है वो था भाई परमानंद। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1951 जो है वो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो आपकी क्रांति ऑप्शन नंबर बी, सुजाता है, सोनालिका है, कंचन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जाफराबादी भैंस जो है वो किस पाई जाती है, कहां पर? तो जाफराबादी कहां से जुड़ी हुई है? गुजरात से जुड़ी हुई है ना। गुजरात से जाफराबादी भैंस जो है वो आपकी जुड़ी हुई है। और इसके अलावा एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नीली रावी से जुड़ा हुआ। एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि नीली रावी जो है ये किसकी नस्ल है? किसकी नस्ल है बताना। गाय की है, भैंस की है, बकरी की है, किसकी है? तो नीली रावी जो है वो किसकी? भैंस की नस्ल जो है वो रहेगी, भैंस की नस्ल है। ये एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर जाफराबादी भैंस गुजरात से रिलेटेड रहेगी। मूंगा रेशम जो है इसका उत्पादन मुख्यतः कहाँ पे होता है? मूंगा रेशम उत्पादन कहाँ पे? असम के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। असम की कैपिटल कौन सी है? दिसपुर। गुवाहाटी नहीं है, गुवाहाटी यहाँ का एक शहर है। असम की दिसपुर। और अभी इसके सीएम कौन है? कौन है? हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा जो है यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा असम के अंदर जो है वो आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर रहेगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? आप सभी को पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत के आपके 11वें राष्ट्रपति भी ये बने थे, 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी आपके चुने गए थे ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनकी फुल फॉर्म आप सभी को पता है ना, एपीजे अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन, अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम जो है इनका फुल फॉर्म, इनका पूरा नाम होगा। और 11वें राष्ट्रपति के रूप में ये आपके चुने गए थे। और इनको जो 1999 के अंदर जो पोखरण परीक्षण जो हुआ था ना, उसमें इंपॉर्टेंट रोल भी इन्हीं के द्वारा प्ले किया गया था। और उस समय 1999 के पास आपके सीएम जो प्रधानमंत्री जो वो कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इनको आपका 1997 के अंदर किससे जो है सम्मानित किया गया? भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनकी इंपॉर्टेंट बुक कौन कौन सी है? तो वो हो जाएगी एक तो इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड। और दूसरी कौन सी? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है एक इनकी रचना हो जाएगी। ये दोनों की दोनों पुस्तक एक इसकी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो है वो आपकी रचना रहेगी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, इन्हीं की याद में 15 अक्टूबर को, क्योंकि इनका जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था, इस दिन हम मनाते हैं स्टूडेंट डे। स्टूडेंट डे जैसे 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की याद में कौन सा आपका यूथ डे मनाया जाता है, वैसे इनकी याद में 15 अक्टूबर को स्टूडेंट डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर सीवी रमन जो है इनका आपका 1954 के अंदर 1954 के अंदर जो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से इनको सम्मानित जो है वो किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका इसका रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एच.जे. भाभा। ऑप्शन नंबर सी, एच.जे. भाभा, मतलब होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के नाम से आपका इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी एच.जे. भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, या भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक अगर आपसे पूछ लेना, वो भी होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। और इन्हीं की याद में आपका जो सेंटर बनाया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क जिसको बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये आपका कहाँ पर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये आपका कहाँ पर है? ये है ट्राम्बे के अंदर। ट्राम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के ट्राम्बे के अंदर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। और भारतीय आपके परमाणु कार्यक्रम के जनक जो है वो बोला जाता है होमी जहांगीर भाभा को। अब देखो सतीश धवन, आपका एक सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है ना, स्पेस सेंटर, ये आपका कहाँ पर है? ये है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो कि कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर आपका पड़ता है डॉक्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, या जिसको हम बोल सकते हैं नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये आपकी कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी, यानी कि श्रीनिवास रामानुजन जो है इनकी याद में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, है ना, 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो दिसंबर के कुछ एक इंपॉर्टेंट हमने पहले भी पढ़े थे। 22 दिसंबर को मनाते हैं कौन सा? जो राष्ट्रीय गणित दिवस यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा 23 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? किसान दिवस। किसान दिवस। और किसान दिवस मनाया जाता है किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह की याद में,
है ना, चौधरी चरण सिंह की याद में। इसके अलावा 23 के बाद कौन सा आता है, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को कौन सा दिन मनाते हैं, सुशासन दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस। और ये सुशासन दिवस किसकी याद में, अटल बिहारी वाजपेयी जो है इनकी याद में आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर HSSC के द्वारा आपका क्वेश्चन पूछा गया, संविधान दिवस। संविधान दिवस या संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे जो वो आपका कब मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस या नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। जहांगीर किसका बेटा था, इसी का बेटा था, अकबर का। और अकबर ने, आप सभी को पता है, 1556 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, तब से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया, और इसी के बाद इसका बेटा आता है 1605 से लेकर 1627 तक। इसका नाम क्या था, वैसे इसका नाम था सलीम, सलीम इसका नाम था। अब जहांगीर जो है ये आपका 1605 से 1627 के बीच में था, और इसी के टाइम में अंग्रेज जो है एक भारत आता है, कौन सा था, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जो है ये भारत आता है अंग्रेज यहाँ पे जहांगीर के दरबार में, और अंग्रेजों ने जो वो आपकी अनुमति ली थी वो किससे ली थी, इसी जहांगीर से अनुमति ली थी भारत में फैक्ट्री लगाने की, जिसको कारखाना लगाने की अनुमति ली थी। और इसी के साथ देखो 1605 में ये आया था ना, 1611 के अंदर, 1611 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई, पहली फैक्ट्री लगाई गई। कहाँ पर लगाई गई, मसूलीपट्टनम के अंदर। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम के अंदर पहली फैक्ट्री जो है वो 1611 के अंदर लगाई गई, और इसी के 2 साल बाद 1613 के अंदर सूरत के अंदर जो है वो फैक्ट्री लगाई गई अंग्रेजों के द्वारा। तो ये ध्यान रख सकते हैं इसको, जहांगीर के टाइम में अनुमति दी गई अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की। ऑप्शन नंबर 20 का वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी अपनी काल्पनिक धुरी पर एक बार घूर्णन करने की अवधि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ घूमती है, कमेंट करना यहाँ पे, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको भेजता है, वित्त आयोग, जिसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो है किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग दिया गया वित्त आयोग के बारे में। और ये जो है आपकी सिफारिश है किसको, राष्ट्रपति को जो आपका सेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर है। अभी आपसे ये पूछे ना कि पहला वित्त आयोग था, फर्स्ट वित्त आयोग, एक तो पहला वित्त आयोग जो बना था कब बना था, 1951 के अंदर। और 1951 को जो बना था इसके आपके अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी जो वो पहले अध्यक्ष थे, किसके, पहले आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग जो वो चल रहा है अभी वर्तमान के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपके एन.के. सिंह। एन.के. सिंह अभी वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग जो चल रहा है उसके आपके अध्यक्ष हो जाएंगे एन.के. सिंह। तो ये भी हमें आपका ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति आप सभी को पता है आर्टिकल कौन सा है, 52। लेकिन राष्ट्रपति का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 61, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसको महाभियोग के नाम से हम जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा, है ना। अब वित्त मंत्री, भारत के अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बजट पेश किया था, निर्मला सीतारमन। और संसद का आर्टिकल आप सभी को पता है आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग संसद का जो है वो आपका वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे, राष्ट्रपति इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, लाल मिट्टी सामान्यतः निम्न में से किन राज्यों में पाई जाती है, लाल मिट्टी। तो भारत के आपके दक्षिण साइड की तरफ आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर आपकी लाल मिट्टी जो वो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कब स्वामित्व का संस्थान बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की बात करें तो आपका 1934 का आपका एक्ट जो था उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935 को। आयोग था कौन सा, यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग। और इसी यंग हिल्टन आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की जाती है किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना, तो मतलब कि इसका नेशनलाइजेशन जो है आपका कब किया गया, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। अभी अगर आप 2021 के क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, उन सभी में आपको आरबीआई के हर एक पेपर, जितने भी कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे, अगर हम बात करें पहले नंबर पे
कांस्टेबल के सभी पेपरों के अंदर आपके हर एक पेपर के अंदर आरबीआई का एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। आरबीआई के बारे में, आरबीआई के पहले आपके गवर्नर कौन थे, अभी वर्तमान के अंदर कौन है, कौन सा आयोग था, कब राष्ट्रीयकरण किया गया, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको हर एक पेपर के अंदर जरूर पूछे गए थे। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि सबसे ज्यादा टाइम तक रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच में कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में, देखो भारत के अंदर आपकी कौन सी संविधान के अंदर, भारत के संविधान के अंदर टोटल कितनी है, 12 अनुसूची है। कितनी, 12 अनुसूची। और इन 12 अनुसूची के अंदर मूल संविधान में तो 8 थी, बाद में आपकी 4 ऐड की गई है, अभी वर्तमान के अंदर 12 है। तो इन 12 के अंदर आपको ये ध्यान रखना है जो 7वीं अनुसूची जो है वो किससे जुड़ी हुई है, वो इन्हीं आपके सूचियों से जुड़ी हुई है। किससे, सूचियों से, सूचियां यानी कि लिस्ट से। और कितनी टाइप की सूचियां होती है, एक तो आपकी यूनियन लिस्ट, एक आपकी स्टेट लिस्ट, एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3। अब देखो यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है, केंद्र जिन चीजों के ऊपर कानून बनाया जाता है केंद्र के द्वारा, वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। जैसे आपका आर्मी है, आर्मी के ऊपर स्टेट का कोई काम नहीं होता, आर्मी के ऊपर केंद्र जो है वो कानून बनाती है। तो जो चीजें जो आपके केंद्र के कंट्रोल में है, जो वो आपके यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती है। स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट जो है ये आपके किसके, राज्य सूची बोलते हैं। और ये आपके वो है जिनके ऊपर स्टेट, राज्य जो है वो आपका कानून बनाता है। और कुछ एक ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो हो जाएंगे कनकरेंट लिस्ट, यानी कि दोनों के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो ये हो गया आपके समवर्ती सूची। तो अब इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि अगर देखो समवर्ती सूची तो वो होगी जिसके ऊपर आपका राज्य भी कानून बनाएगा और आपका स्टेट भी बनाएगा, लेकिन अगर दोनों के बीच में किसी तरह का कोई विवाद हो जाए तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसका कानून प्रभावी रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा उसी की बात मानी जाएगी। केंद्र बड़ा है यहाँ पे, तो केंद्र का कानून जो वो प्रभावी रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। सुंदर पिचई का नाम किस कंपनी से संबंधित है, सुंदर पिचई किससे संबंधित है, इनका संबंध है मदुरई से। मदुरई कहाँ पे, तमिलनाडु। और मदुरई तमिलनाडु से संबंधित है। ये क्या है, ये गूगल के सीईओ जो है वो है, गूगल के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्य नडेला। तो ये भी आप सभी ध्यान रख सकते हैं इसको साथ साथ में। सत्य नडेला किसके, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। और गूगल के सीईओ जो है वो कौन हो जाएंगे, तो गूगल के सीईओ आपके होंगे सुंदर पिचई। यहाँ पे पंत सम्राट जो है किसकी प्रजाति है, तो पंत सम्राट ध्यान रखना है, पंत सम्राट है बैंगन की प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। पंत सम्राट किसकी, बैंगन की प्रजाति है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ, जो आपका सबसे पहले जब 1951 के अंदर किसकी स्थापना की गई, योजना आयोग। योजना आयोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन बोलते हैं ना, प्लानिंग कमीशन। तो ये प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया था ना 1951 के अंदर, इसके अध्यक्ष आपके कौन थे, इसके अध्यक्ष उस समय के पीएम थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो प्लानिंग कमीशन जो आपका बनाया गया था, इसको जैसे ही 2014 के अंदर बीजेपी की जो सरकार आती है, और ये बीजेपी की सरकार क्या करती है, इस योजना आयोग को यहाँ पे खत्म कर देती है। और योजना आयोग को खत्म करके कब, 2014 में खत्म किया। और उसके बाद जैसे ही अगला साल आया, नया साल, तो नए साल को योजना आयोग की जगह पे बनाया गया, किसकी जगह पे, योजना आयोग। ऑप्शन नंबर 20 का वो राइट आंसर। और योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया नीति आयोग। और ये कब बनाया गया, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब देखो नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये होगी इसकी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी जो है वो हो जाएगी फुल फॉर्म किसकी, नीति आयोग की। ठीक है, अब नीति आयोग की फुल फॉर्म, इसके अध्यक्ष कौन, तो इसके अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे, पीएम हो जाएंगे, पीएम। और पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी, ये हो गए। अब इसके अध्यक्ष जो एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था ना अभी पुलिस के पेपर के अंदर, वो था उपाध्यक्ष के बारे में, जो कि अभी कौन है, राजीव कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। और हरियाणा जीके की बात करें ना, चलो इस आपके लिए क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, सीईओ। सीईओ कौन है जो नीति आयोग के, वो कमेंट कर सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर तो हम इतने ही करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी, हरियाणा जीके विद एक्सप्लेनेशन। आपको विद एक्सप्लेनेशन हरियाणा जीके की पीडीएफ मिलेगी, जिसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछे गए हैं ना हरियाणा जीके के, ओनली हरियाणा जीके। मैथ की तो अलग से पीडीएफ अभी थोड़े दिन में मिल ही जाएगी, एक क्लास हो रहती है शायद उसकी,
तो जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको एक पीडीएफ के अंदर मिलेंगे और बहुत जल्दी, हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर आपको मिल जाए, बस जल्दी ही वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। क्वेश्चन के साथ साथ उनके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी और इसके साथ सारे के सारी हरियाणा जीके आपको एक पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या जाकर अवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अभी थोड़ा सा बिजी होने की वजह से थोड़ा सा क्लास रेगुलर नहीं हो रही, नेक्स्ट वीक से क्लासेस जो है प्रॉपर रेगुलर हम क्लास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।